Good morning, students. Welcome in today computer class. आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर पर सेफ एंड सेन होंगे। स्टूडेंट्स, इस हम जो आज स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेशन नंबर 4 स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पेरिफेरल्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम जो है आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो कंप्यूटर आप जानते हैं, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट है, उसके बारे में बात किया था। और आज हमें आईसीटी में, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का स्टडी करना है। कंप्यूटर का बेसिक क्या है कि कंप्यूटर को किस तरीके से हमको यूज़ करना है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, कैसे इसे ऑन ऑफ किया जाता है, क्या क्या इसके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपका डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करती है और हमको कोई भी आउटपुट प्रोवाइड करती है, चाहे वे हम गेम खेलते हों, कोई किसी सॉफ्टवेयर पे हम वर्क करते हों, ठीक है, कैमरे का हम यूज़ करते हों, प्रिंट हम निकालते हों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हम उसमें यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को वो क्या करते हैं, एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो इसको वर्क करती है और बहुत ही हाई स्पीड पे वर्क करती है, जिससे कि हम जो है अपने जो आज की डेट में है कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए हैं और उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन और बहुत सारी डेली लाइफ और अपने ऑफिस का जो वर्क है वो हमारा कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की। तो द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ अ बेसिकली इंचार्ज ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। तो जो सीपीयू आपका होता है कंप्यूटर के अंदर, वो आपका मेन इंचार्ज होता है सारे वर्क को कराने के लिए और वो आपका वर्क को कम्प्लीटली आपका कराता है। सारी प्रोसेस को जो ट्रांसफ़र करता है, एक्सेलरेट करता है, हैंडल करता है, प्रोसेस करता है, वो आपका सीपीयू होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। जब आप सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका होता है, बेसिकली इसका जो वर्क होता है, प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इनसाइड द हार्ड डिस्क ड्राइव इज ट्रांसफर टू द रैम मेमोरी। प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू। तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए गए होते हैं। सीपीयू में आपका दो तरीके के आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं, तो वो आपका जैसे एंड्रॉयड में आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो उसमें आपका एंड्रॉयड वर्जन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में विंडोज़ आपका है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, यूनिक्स, तो अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ जीयूआई बेस्ड होते हैं और कुछ आपके कमांड यूज़र बेस्ड होते हैं। तो जनरली आज की लाइफ में हम जो है जीयूआई जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, जनरली हम उसका यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी हम विंडोज़ पर बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। विंडोज़ हम 90% यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ लाइनक्स और दूसरी सॉफ्टवेयर हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनका पर्पज़ जो है वो चेंज हो जाता है। डेली लाइफ में हम जो है इसी का ही यूज़ करते हैं, जो कि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किस तरीके से ये वर्क करता है, बेसिकली 5 टाइप्स इसके होते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर है वो हमको कंप्यूटर में हमको इनपुट यहाँ पर देना होता है। उसके बाद में ये जो है हो जाता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास में, और वो इसको प्रोसेस करके फाइनली हमको आउटपुट दे देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 3 हार्डवेयर हमारे हो गए, एक सीपीयू, एक इनपुट आपका, एक सीपीयू आउटपुट और इनपुट। उसके बाद में जो आपका सीपीयू जो कनेक्ट रहता है वो आपका मेमोरी डिवाइस से कनेक्ट रहता है, जिसको हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो बेसिकली जनरल इसका जो वर्किंग है, सबसे पहले क्या करते हैं कि डाटा को हम जो है इनपुट कराएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। इनपुट कराने के बाद में जो भी हमारा डाटा है वो हम सीपीयू तक पहुंचाएंगे, उसको कहते हैं हम इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा, किसी भी डिवाइस के थ्रू, जैसे हमारा कीबोर्ड और माउस हो गया, इन डिवाइस के थ्रू हम अपना डाटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाते हैं। यू शुड नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो लाइक अदर मशीन विच टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट और परफॉर्म सम प्रोसेसिंग गिविंग और
आउट प्रोसेस डाटा। तो इसको प्रोसेस करने के लिए आपका डिजिटल फॉर्म में डाटा चाहिए होता है। तो बहुत सारी तरीके के इनपुट डिवाइस हैं जिसकी भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस आ जाता है, जिसको हम मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस आ जाता है, तो जिससे कि आपका जो डाटा होता है वो आपका रनिंग स्टेट में हो, चाहे वो परमानेंट स्टोरेज हो, चाहे आपका टेम्प्रेरी स्टोरेज हो, चाहे परमानेंट स्टोरेज हो, उसको रखने के लिए हमको मेमोरी चाहिए होती है, स्टोरेज चाहिए होती है, जो कि हमारे डाटा को सेव करती है और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली या टेम्परेली हमारा स्टोर कराती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में हमको करना होता है प्रोसेस, जो कि काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, कोई भी आपका ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये सारी प्रोसेस आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर को नहीं पता है कि आप उससे गेम खेलना चाह रहे हैं, उस पर म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं, आप उस पर वीडियो देखना चाह रहे हैं, उसके लिए बस एक ही चीज़ होती है, वो होती है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। जो उसके अंदर कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो उसको फॉलो करता रहेगा और जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो वैसे आपका काम करता रहेगा। अगर आपने म्यूज़िक सुनने का कोड बनाया है, एप्लीकेशन बनाया है, तो आपको म्यूज़िक सुनाएगा। वीडियो का आपका सॉफ्टवेयर है तो आपको वीडियो दिखाएगा। इस तरीके से आपका जो प्रोसेसिंग है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है और बाइनरी डिजिट में सारा का सारा ये आपका करता है, बाइनरी फॉर्म में करता है, क्योंकि 0 एंड 1 की फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, तो ये पूरा का पूरा बाइनरी में रहता है। उसके बाद में हमारा जो फाइनल आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा, वो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होने के बाद में जो शो होगा वो हमारा आउटपुट डिवाइस पर शो होगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो भी हमारा डिस्प्ले होगा या जो हम इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस होने के बाद में हमको मिलेगी, तो वो हमारा कहलाएगा आउटपुट, और वो एक आउटपुट डिवाइस पर शो होगा। उसके बाद में सारी चीज़ों की चलती है कंट्रोलिंग, इनपुट आउटपुट सीपीयू, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, चारों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग यूनिट भी होता है, जिसको हम सीयू या कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो कि आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस पे कमांड रखता है कि इनपुट इंस्ट्रक्शन ज़्यादा ना हो जाए, आउटपुट इंस्ट्रक्शन को मैनेज करना है, मेमोरी कितनी स्पेस लेना है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद में उसको मैनेज रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है। तो ये 5 स्टेप्स थे: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, मेमोरी, स्टोरेज एंड कंट्रोल, जो कि आपके मेन उसके फंक्शंस थे, कंप्यूटर कंपोनेंट के फंक्शंस थे। उसके बाद में हम फंक्शनैलिटी पर आ जाएं, तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका मेन सीपीयू होता है, ठीक है, ये आपका जो मेन सीपीयू जो होता है, बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ले लेते हैं मेमोरी का पार्ट होता है। उसके बाद में हम लेते हैं कंट्रोल यूनिट, 5 स्टेप्स अभी हमने आपको बताए थे, कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद में आपका आ जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको हम बोलते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 3 यूनिट्स इसके अंदर होती हैं, मेमोरी की यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और ये तीनों को मिला के जो बनता है वो आपका सीपीयू बनता है। सीपीयू इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं 1 साइड 2 साइड, 1 साइड 2 साइड, यानी ये इंफॉर्मेशन दे भी सकता है, इंफॉर्मेशन ले भी सकता है। तो यहाँ पर आपका सीपीयू जो आपका होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेन आपका कंट्रोल यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर सारे आपके जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट के अंदर सारी जो आपकी इनपुट आउटपुट आपका जो प्रोसेस हो रहा है उन सभी पर कंट्रोल रखी जाती है, और मेमोरी में आपका डाटा परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से ये आपका कंप्यूटर का पूरा लेआउट है, इस तरीके से आपका कंप्यूटर फंक्शन करता है, इस तरीके से आपका कंप्यूटर वर्क करता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इनपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट एंट्री करा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी इनपुट डिवाइस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में अपना डाटा स्टोर कराएंगे और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है कीबोर्ड, जो कि आपने सभी लोगों ने देखा होगा। कीबोर्ड बहुत सारी कीज़ होती हैं एक प्लेटफॉर्म पर, और जिसमें आपकी नंबर्स की होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, ठीक है, होम, इंसर्ट, कुछ कंट्रोलिंग, कंट्रोल, शिफ्ट, टैब,
एस्केप, इस टाइप की कीज़ होती हैं। और कुछ आपके एडवांस की होती हैं, जैसे कि आपकी मल्टीमीडिया की, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम प्लस माइनस भी करना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, ठीक है, होम बटन पे डायरेक्ट जाना है, स्टार्ट बटन करना है, शट डाउन करना है। तो इनकी डायरेक्ट कीज़ के कुछ अलग टाइप के मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जनरली इसमें 84 की होती है, लेकिन आपका 112 तक ही आपके कीबोर्ड मार्केट में आते हैं। जो आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। जो आप जनरली यूज़ करते हैं वो आपका क्वेर्टी कीबोर्ड होता है, यानी जो उसमें लेटर्स हैं वो आपके QWERT की फॉर्म में होंगे। सबसे पहली लाइन में आप देखिए QWERT, इस तरीके से जो आपका कैरेक्टर्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपका टाइपराइटर, कुछ भी चीज़ आपको लैंग्वेज टाइप करनी है तो आप कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं। कोई सी भी लैंग्वेज आप रखिए, इस कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर सकते हैं। जनरली जो कीबोर्ड होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज दी होती है, साथ में नंबरिंग दी होती है। और अगर आपको दूसरी लैंग्वेज टाइप करनी है, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, तो सारी लैंग्वेज आप उसको कन्वर्टर के थ्रू टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में स्पेशल कीज़ दी हुई होती हैं, जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर की शॉर्टकट, बहुत सारी कमांड है, ब्राइटनेस आपको बताया, वॉल्यूम बताया, ठीक है, म्यूज़िक प्ले ऑन करना है, और आपका शट डाउन है, रीस्टार्ट है, ये सारे बटन आपके कीबोर्ड पर दिए हुए होते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड आर नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, चार्ट आपको बनाने हैं, तो आपको वहाँ पर कीबोर्ड की हेल्प से आप नहीं बना पाएंगे। वहाँ पर केवल आप टाइपिंग ही कर सकते हैं, और चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। डिसेबल पीपल ऑफन फाइंड कीबोर्ड डिफिकल्ट टू यूज़, ठीक है, जिसके हाथ में प्रॉब्लम है, जिसकी 5 फिंगर्स ठीक हैं, वो ही आपका इस पर टाइप कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम है, हैंड में कोई प्रॉब्लम है, आपका हाथ ही नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है कंप्यूटर पे टाइप कैसे करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है इसका। उसके बाद में एक्सेसिव यूज़ ऑफ कीबोर्ड कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो उंगलियों में हमारा दर्द रहने लगता है, हाथ की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड में हम यूज़ करते हैं तो हाथ को बहुत फैला कर टाइप करना पड़ता है। तो हम थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी जो उंगलियां हैं वो पतली हो जाएंगी, इनके बीच में जो डिस्टेंसिंग है वो बढ़ जाती है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी इसको हमको हो जाती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आपके कीबोर्ड के थे। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, जो कि माउस है आपका। जनरली सभी लोग माउस का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा आपका इस तरीके का दिया हुआ होता है, इस तरीके का दिया हुआ होता है, जहाँ पर इस तरीके से बटन लगा होता है, और इसके स्क्रॉल व्हील यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है, स्क्रॉल व्हील यहाँ पर लगा हुआ होता है, और इसके अंदर एक वायर जा रहा होता है, ये आपके CPU से जाकर कनेक्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं माउस। इट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। इसके थ्रू हम जो है कर्सर को मूवमेंट कर सकते हैं। जो आपकी डिस्प्ले है, आउटपुट डिवाइस है, कर्सर को मूवमेंट कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर जनरली 3 बटन्स होते हैं, लेकिन कुछ आपके जो गेमिंग माउस होते हैं, ग्राफिक्स के माउस होते हैं, उसमें 6 to 7 बटन तक होते हैं, ठीक है। तो उनसे अलग अलग हम कमांड जो है कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट क्लिक कर सकते हैं, अपने जो हैंड है उसके अंदर पॉइंटर दिया हुआ है उसको भी कहीं पर मूव बना सकते हैं। थोड़ी बहुत ग्राफिक्स हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर हमने इस पर कमांड बना ली तो इस पर हम ग्राफिक्स भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपकी जो ग्राफिक्स है वो आप इस पर ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। कुछ आपका अगर अच्छा आप इसका आपका कमांड है तो आप इस पर कुछ तरीके का आप ड्राइंग इसमें कर सकते हैं। Mouse is a hardware input device that was invented by Douglas Engelbart in 1963। तो डगलस ने इसको बनाया था 1963 में। पॉइंटिंग डिवाइस था, GUI जब आया था आपका, उसके लिए आपका बनाया था। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन जो सिस्टम होते थे उसमें माउस का कोई यूज़ नहीं होता था, कीबोर्ड से ही सारा काम होता था। लेकिन जब GUI आया तो वहाँ पर पॉइंटर आपका आने लगा, उसको स्क्रॉल करके आप उसके बटन को क्लिक कर सकते हैं, आइकन्स को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करना है तो डबल क्लिक कर दीजिए, उसकी साइड में आपको कुछ देखना है तो राइट क्लिक करके उसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसके एडवांटेज क्या हैं कि माउस इज़ मोर सूटेबल टू वर्क विद डेस्कटॉप कंप्यूटर। GUI में बहुत ही ज़्यादा आपका यूज़फुल है। माउस मूव द कर्सर फास्टर एरो कीज टू कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से थोड़ा सा बहुत सारे काम ऐसे हैं माउस से जो आप इजीली कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करना है आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपको डबल क्लिक करके उसको कर्सर को आपको कहीं भी मूव करना है आप कर सकते हैं। वर्क वेल इन कॉम्बिनेशन विद अ कीबोर्ड फॉर डेटा एंट्री। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, डेटा एंट्री को इजीली कर सकते हैं। बहुत सारी जो शॉर्टकट कमांड हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कीबोर्ड में, लेकिन
आपको जैसे टाइटल बार है, क्लोज बटन है, मिनिमाइज है, स्टेटस बार है, तो आपको इतने सारे कीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। माउस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सारा का सारा जो ग्राफिक्स आपको दिया हुआ है, जो वहाँ पर आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, उसको आप क्लिक करके आप वहाँ पर उसको हैंडल कर सकते हैं। इसका कुछ हर चीज़ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि द नीड अ फ्लैट स्पेस। आपको फ्लैट स्पेस चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए जहाँ पर आप माउस को ऑपरेट कर सकें। ठीक है, चिकने स्पेस पे ये माउस नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा जो फ्लैटेड स्पेस है वो आपका चाहिए होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ लीड हेल्थ प्रॉब्लम, इसके भी ज़्यादा आप जो है यूज़ करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी। इफ़ द बैटरी वियर्स आउट ऑफ द वायरलेस माउस, अगर आप वायरलेस माउस यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी उसकी डेली आपको वहाँ पर मेंटेन करनी होती है, उसकी पावर को आपको मेंटेन करना होता है। वायरलेस माउस भी आप यूज़ कर सकते हैं और वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। वायर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका CPU से चलेगा, लेकिन वायरलेस वाले में आपको बैटरी चेंज करनी होगी टाइम टू टाइम। उसके बाद में इनपुट डिवाइस में आपका स्कैनर आता है। स्कैनर आपने देखा होगा कि ये आपकी इनपुट डिवाइस है, जो भी आपका इमेज है, फॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको स्कैन कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा सा शीशा दिया होता है, शीशे के नीचे हम इमेज को रख देते हैं और उसकी इमेज जो है स्कैन हो जाती है। कमांड दे देते हैं CPU के थ्रू, या फिर उसमें बटन भी दिए होते हैं स्कैनर में, उसकी जो भी हम बटन प्रेस करेंगे, एक तरीके से कैमरे का होता है, हाई रेजोल्यूशन में हम इसको यूज़ करते हैं स्कैनर को, और जो है इमेज को हम जो है स्कैन कर लेते हैं। और इसके अंदर LEDs लगी होती है जो कि इमेज को कैप्चर करती हैं। इसके अंदर एक रोटेटिंग हेड होता है, वो इस तरीके से मूव करता रहता है और इमेज के ऊपर चलता है, और वो कंप्लीट इमेज स्कैन कर लेता है और हाई क्वालिटी में, हाई रेजोल्यूशन में वो इमेज को कैप्चर कर लेता है। तो कुछ स्कैनर्स के टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्लैट बेड स्कैनर है, ये आपका डेस्कटॉप स्कैनर होता है, नॉन वर्सेटाइल एंड कॉमनली बहुत जनरली यूज़ होता है। उसके बाद में शीट फेड स्कैनर होता है, जो कि सिमिलर टू फ्लैट बेड स्कैनर होता है। द डॉक्यूमेंट इज मूव्ड एंड स्कैन हेड इज इमोबल। अ शीट फेड स्कैनर लुक्स अ लॉट लाइक अ स्मॉल पोर्टेबल प्रिंटर। ये थोड़े पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, छोटे साइज़ के आपके प्रिंटर होते हैं। जैसे आपने फोटो कॉपियर मशीन देखा, उसमें भी स्कैनर होता है, लेकिन वो बड़ी साइज़ के स्कैनर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके छोटे पोर्टेबल स्कैनर होते हैं, जैसे कि जिसको आप अपने साथ में बैग में रख के ले जा सकते हैं, इस टाइप के स्कैनर होते हैं, वो आपके शीट फेड स्कैनर होते हैं। उसके बाद में और छोटे उसके स्कैनर आ गए, हैंड हेल्ड स्कैनर आ गए, जैसे छोटे फोटो वगैरह आपको स्कैन करने हैं तो वो आप उससे कर सकते हैं। उनका रिजोल्यूशन और ज़्यादा अच्छा होता है, छोटा होता है लेकिन आपका रिजोल्यूशन उनका हाई होता है, इमेज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ड्रम स्कैनर्स होते हैं, ड्रम स्कैनर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री में है वो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, PMT ट्यूब होती है, इस पर क्या करते हैं, ड्रम पर इमेज बनती है। जैसे कि आपकी जो भी इमेज है उसको एक रोटेटिंग ड्रम पर वो इमेज बनाई जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू उस इमेज को क्रिएट करा जाता है, उस इमेज को डिटेक्ट किया जाता है। इनके एडवांटेज ये हैं कि ये आपके बहुत एक्यूरेट होते हैं, रीजनेबल होते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड आपको कराते हैं। एनी इमेज विच इज़ डिजिटलाइज्ड बाय द स्कैनर कैन देन बी इंक्लूडेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट के थ्रू आप इसको स्टोर कर सकते हैं, आपको कोई हार्डवेयर अलग से नहीं चाहिए, फाइल आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा डाटा आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इमेज वंस डिजिटलाइज्ड कैन बी इनहांस्ड विद अ ग्राफिक्स एप्लीकेशन। अगर आपने एक बार इमेज को स्कैन कर लिया तो उसकी क्वालिटी को आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी फोटोग्राफर के पास गए होंगे, पुराना फोटो लेके जाइए, ठीक है, इतना बड़ा छोटा सा पासपोर्ट साइज का 50 साल पुराना फोटो भी ले जाइए, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्कैनर से स्कैन करेंगे उसको, और उसको बड़ा इमेज साइज का इमेज बना देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अपने स्कैनर्स के थ्रू और सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं, जो इन्हेंस करने के सॉफ्टवेयर होते हैं क्वालिटी को, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, आपकी जो है इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे और उसको स्कैन कर लेंगे, पुराने फ़ोटोओं को भी स्कैन कर लेंगे। जैसे कि आपके बाबा परबाबा परदादा का फ़ोटो अगर आपका हो, तो उसको अगर आपका छोटा फ़ोटो भी, क्योंकि पुराने ज़माने में फ़ोटो कैमराज होते नहीं थे, अब कैमराज नहीं होते थे, तो आपका पूरे जो उनकी लाइफ है उनमें एक या दो ही फ़ोटो आपको मिलेंगे। आज की डेट में तो आप डेली फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। लेकिन पुराने ज़माने में जो है एक ही फ़ोटो बहुत बड़ा माना जाता था, ठीक है, पूरे जो है लाइफ में एक फ़ोटो, बहुत महंगे फ़ोटो उस समय बनते थे। और अगर आपके पास में पुराना फ़ोटो एक अगर भी आपको मिल जाए, तो उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, उसका न्यू वर्जन, आप अपडेटेड वर्जन बना सकते हैं। ठीक है, एक है याद के तौर पे। ठीक है, उसके बाद में डिसएडवांटेज देखिए,
ये आपका जो स्कैनर होता है लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस, जो अगर रिजोल्यूशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा तो इसका जो मेमोरी का स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा इमेज क्वालिटी अच्छी होगी, स्पेस उतना ही ज़्यादा वो आपका फाइल लेगी। इमेजेस लॉस सम क्वालिटी स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजिंग प्रोसेस। जो आपकी ओरिजिनल इमेज है कभी भी स्कैन करके 100% क्वालिटी नहीं आती है, 95 to 97 98 कुछ ना कुछ उसमें लॉस जरूर होगा, कलर का लॉस होगा, ठीक है, शेडिंग का यूज़ होगा, इफेक्ट्स का यूज़ होगा, कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा और उससे आपकी इमेज थोड़ी बहुत आपका लॉस वहाँ पर हो सकता है। द क्वालिटी ऑफ द फाइनल इमेज इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल इमेज। जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगी कि आपकी जो दूसरी आपका जो स्कैन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी आपकी कैसी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है आपकी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन में आपने सभी ने देखा होगा, जैसे आपका जो इस समय हम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी और वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास अब जब वो वीडियो पहुंचेगा तो वो ऑडियो के फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका कम्प्लीटली इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी साउंड पर बेसिकली इसके अंदर सेंसर्स होता है, वो साउंड को रिकॉग्नाइज करता है और साउंड को क्या करता है आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में आपका डिजिटल कैमरा आ जाता है, जो आज की डेट में हम डिजिटल कैमराज यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम वीडियो बनाते हैं। ये आपका क्या करते हैं, वीडियो और आपकी ऑडियो को वीडियो और फोटोग्राफ्स को आपको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं और आपके वो कंप्यूटर या मोबाइल में या आपके जो भी चार्ज आपका जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं कैमरा में, उसमें आपका जो है जाके वो फाइनली फाइल जो है आपकी स्टोर हो जाती है। चार्ज कपल डिवाइस इनको हम बोलते हैं। फोटो सेंसर्स इसके अंदर लगा होता है, कैमरे के अंदर एक सेंसर जो लगा होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज कपल डिवाइस। तो ये एक सेंसर होता है जिसके थ्रू हम जो है लाइट्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, जो पूरी इमेज हमारी बन रही है वो सेंसर के थ्रू बनती है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक जो है कोड में जाके फाइल में जाके सेव हो जाती है और वो फाइल आपको इस समय विजिबल हो रही है। उसके बाद में हम वेब कैमरा की बात करेंगे। डिजिटल कैमरा अलग होता है, वेब कैमरा अलग होता है। वेब कैमरा आपने देखा होगा जो आपके जो सीसीटीवी में यूज़ होता है, जो आपका सिक्योरिटी में यूज़ होता है, वो आपका वेब कैमरा होता है। जैसे कि अभी हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ये भी आपका एक वेब कैमरा है। तो वेब कैमरे में हम क्या करते हैं, ये आपका जनरली यूएसबी के थ्रू या फिर आपका इसका एक अलग सीसीटीवी का पोर्ट होता है, एसडीआई पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड होता है और ये सिग्नल जो है कंटिन्यू इनपुट सिग्नल जो है वो आपका प्रोसेसर को भेजता रहता है कि क्या इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इसको हम जो है डिजिटली ग्लोबली भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं कुछ अदर इनपुट डिवाइस पे, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर में हम क्या करते हैं, बड़ी साइज़ की डिस्प्ले देखने के लिए हम उसका प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपके क्लासरूम्स में या स्कूल में प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है जहाँ पर एक डिवाइस छोटा सा रखा होता है, उसमें से रेज निकल रही होती हैं, लाइट वेव्स निकल रही होती हैं और वो वॉल पर आपका एक इमेज बना देती है, तो वो आपका एक प्रोजेक्टर होता है। उसके बाद में कुछ और डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका मैग्नेटिक MICR डिवाइस होता है, MICR डिवाइस होता है। इससे हम क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा जब भी आप कोई किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, रोडवेज पे जाते हैं या फिर टिकट आप कराने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ही आपको MICR डिवाइस मिलता है। इसमें क्या होता है, जो पेपर होता है उस पर पहले से एक इंक लगा हुआ होता है, लेकिन वो इंक विजिबल इंक नहीं होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे ही हम उसको प्रिंटर में डालते हैं, बेसिकली एक आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर में आप उसको डालते हैं उसको, तो वो आपका एक बीम के थ्रू उसको प्रिंट कर देता है। तो इससे हम बहुत ही फास्ट प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में प्रिंट कर सकते हैं। छोटे छोटे जो हमको स्लिप्स बनानी है, जैसे टिकट आपका होता है डेली, आपको बहुत ही जल्दी प्रिंटिंग चाहिए, स्मॉल प्रिंटिंग चाहिए, ग्राफिक्स कोई हमें प्रिंट करनी नहीं है, केवल टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए हम MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्नाइजर इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में OCR आपका होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर आपका होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। कोई भी अगर हमारी बुक लिखी हुई है, हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसको रीड करने के लिए, ठीक है, उसको रीड करने के लिए हम जो है इस OCR डिवाइस का यूज़ करते हैं। ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपका जो आप आउटपुट है आपका, उसको आपको इनपुट कंप्यूटर में प्रोवाइड करा रहा है।
उसके बाद में आपने बारकोड रीडर देखा होगा। जब कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें एक प्रोडक्ट में इस तरीके से लाइनें वहाँ पे बनी रहती है, ठीक है, और उसके आगे 0 4 5 6 8 इस तरीके से कोड कोई ना कोई वहाँ पे लिखा रहता है। तो एक मशीन आती है बारकोड स्कैनर की, बारकोड रीडर की। QR कोड आज की डेट में चल रहा है, बहुत जनरल हो गया है। कोई भी आप QR कोड किसी का स्कैन कीजिए और वो फटाक से आपका उस पर आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक हिडन कोड होता है, ये आपका एक हिडन, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं। कोई जनरल वे में आपको इसको नहीं समझेंगे, लेकिन जो है मशीन में जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे वो आपका तुरंत रीड कर लेगा और उस एड्रेस पे जाके आपको जो है आपको जो भी डिटेल होगी वो आप उस डिटेल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में OMR शीट होती है। OMR जो होती है, OMR में आपका क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। जो आपके ऑप्टिकल हैं, जो आपके डॉट्स होते हैं, जो आपने OMR शीट देखा होगा, छोटे छोटे डॉट्स बना के हम उसका आंसर देते हैं MCQs क्वेश्चन का। तो OMR शीट में हम जो है उसकी एक मशीन होती है, क्योंकि आपका जो भी आपका बहुत सारी कॉपीज हैं, जैसे कि हम बड़े बड़े एग्ज़ाम जो देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इतनी सारी कॉपी चेक करना इतनी पॉसिबल नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, OMR शीट ले लेते हैं, क्वेश्चन 1 to 100 या हर क्वेश्चन के 4 आंसर, और उसको मार्क करते जाएंगे ABCD, ठीक है। आंसर एक ही आंसर फिल करना होता है वहाँ पे। तो डिवाइस जो है आपके आंसर को डिटेक्ट कर लेती है, तो बहुत ही तेज़ी से ये काम करती है। 1 मिनट के अंदर हज़ारों कॉपी आपकी चेक कर देती है। तो इस तरीके से ये आपका इनपुट डिवाइस होती है और कंप्यूटर को बता देती है कि भाई ये कॉपी हैं, इतने आंसर इसके सही है, इतने गलत करें, इतने नेगेटिव मार्किंग है। सब कुछ आपका विदिन अ सेकेंड आपका हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से इससे हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस थी जो कि अलग अलग उसमें आप यूज़ की जाती हैं। उसके बाद में कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका जनरली आपकी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जो कि आपने देखी होगी। मॉनिटर सभी ने देखा होगा। मॉनिटर अलग अलग टाइप के मॉनिटर्स होते हैं। जनरली स्टार्टिंग में आपके बड़े बड़े मॉनिटर्स आते थे, जैसे CRT मॉनिटर थे, उसके बाद में TFT, LCD, अभी LED मॉनिटर, 4K मॉनिटर्स आ गए हैं जिसमें ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी आती है और आप जो है उस पर डिस्प्ले जो है देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका आउटपुट है वो डिस्प्ले की फॉर्म में देख सकते हैं। उससे क्या है कि आपको प्रिंट करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसी में स्पीकर दिया हुआ होता है, ठीक है। उसमें आवाज़ भी आती है, वीडियो आपको देखनी है उसमें आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपके मॉनिटर्स आ गए। जैसे CRT था, तो CRT में कैथोड रे ट्यूब था, इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी होते थे, बड़े साइज़ के होते थे, लाइट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, ये इनके कुछ डिसएडवांटेज थे। और इसमें केवल RGB कलर्स बनते थे, रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से कलर बनते थे, कलर बहुत कम बनते थे और जो रिजोल्यूशन था वो कम रहता था। उसका जो रेशियो था वो भी आपका 4:3 का रेशियो था, तो इमेज उसमें अच्छे से नहीं बन पाती थी। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक थे। उसके बाद में उसको रिप्लेस किया जो किया TFT मॉनिटर्स ने। तो TFT मॉनिटर्स जो थोड़े एडवांस हो गए, लेकिन TFT मॉनिटर्स का डिसएडवांटेज ये था कि आप उसको जब साइड से देखेंगे, एंगल से देखेंगे साइड से, तो वो वहाँ पर इमेज आपको शो नहीं होगी। केवल 90 डिग्री से आप देखेंगे तभी आपको इमेज शो होगी। कलर भी उसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम होता था। इमिसिव डिस्प्ले, द इमिसिव डिस्प्ले आर डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो इसमें TFT था तो आपको जो है कलर ग्लो होते थे। तो इसके बाद में TFT के बाद में LCD डिस्प्ले आए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो उसमें क्रिस्टल को हम जो है ग्लो करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो LED आ रहा है, लिक्विड एमिटिंग डायोड आ रहा है आपका, उसमें जो है क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है और जो रिजोल्यूशन है वो 16:9 का रिजोल्यूशन होता है। लाइट भी आप देखते हैं कि बहुत जितना जितना आपका 5 से 10 वाट के अंदर जो है आपका बड़ा से बड़ा मॉनिटर आपका चल जाता है। पहले के जो मॉनिटर होते थे उनका साइज भी वैसे हैवी साइज होता था, एक ही मॉनिटर आपका 5-5, 10-10 किलो का होता था। अब जो है अब उसका साइज भी आपका साइज तो बड़ा हो गया है, लेकिन आपका जो है देखिए उसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम रह गई। एक आपका जैसे कि बोर्ड होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है, उस तरीके का आपका डिस्प्ले रह गया है। लाइट बहुत कम खाते हैं, स्पेस भी बहुत कम लेते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो गया है, स्पीकर्स भी इनबिल्ट कर दिया है, सभी कुछ उसके अंदर एडवांस कर दिया है LED डिस्प्ले में। उसके बाद में आपने प्रिंटर्स पर आ जाते हैं। प्रिंटर्स आपका आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, दो तरीके की कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो है जो प्रिंटिंग होगी वो हिट की फॉर्म में होगी, यानी उसमें हिटिंग की प्रोसेस होगी और हिट करने के बाद में
वो कोई भी जो प्रिंट है वो आपका होगा। जैसे कि टाइपराइटर में एक रिबन लगा हुआ होता है और उसमें आर्म्स होती हैं बहुत सारी, ए की आर्म अलग होती है, बी की आर्म अलग होती है, सब वो हिट करते हैं पर्टिकुलर जहाँ पर टाइप होना है, उसके बाद में प्रिंटिंग होती है। उससे हम जो है मल्टी कलर प्रिंटिंग, ग्राफिक्स वगैरह ये सब चीज़ें प्रिंट नहीं कर सकते। बहुत नॉइज़ क्रिएट होती है जब भी कोई आपका हिट होगा, तो वहाँ पर आपकी नॉइज़ ऑब्वियस सी बातें होगी, ठीक है। कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है, कॉस्टिंग आपकी लाइट की कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और लेकिन पेपर प्रिंटिंग की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इंक आपकी वहाँ पर एक ही लगनी है, एक ही कलर की इंक में आप जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। नॉइज़ क्रिएट होगी, बल्क प्रिंटिंग आप नहीं कर सकते, छोटी प्रिंटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही चीज़ को आपको 100 बार प्रिंट करना है तो 100 बार आपको टाइप करना पड़ेगा। एक पेपर प्रिंट करना है तो आप इजीली उसमें कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जैसे कि आपके लेज़र प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर हैं, इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं। लेज़र प्रिंटर आप यूज़ करेंगे, स्पीड फास्ट होगी, ठीक है। कलर मल्टी कलर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से आपका जो है फास्ट होते हैं। लेज़र प्रिंटर में आप जो है 1 मिनट के अंदर 50 से 60 कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। नॉइज़ नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नॉइज़ किसी तरीके का नहीं होता, बहुत ही साइलेंट वर्क करते हैं आपके लेज़र प्रिंटर। हाई क्वालिटी इमेज को प्रिंट कर सकते हैं, मैनी फॉन्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इनकी एडवांटेज है, ये आपका प्रिंटर का एडवांटेज है। ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, नॉर्मल हमको बेसिक चीज़ें अभी समझनी है। उसके बाद में आपका आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हम स्टार्टिंग में हमने प्रोसेस के बारे में देखा, कंपोनेंट्स के बारे में देखा, इनपुट आउटपुट के थोड़ी थोड़ी डिवाइसेस के बारे में देखा। अब हमको सेंट्रल प्रोसेसिंग के बारे में जानना है कि जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो बेसिकली आपका कहाँ पर होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग पूरा जो आपका बड़ा सा जो बॉक्स होता है उसको नहीं कहते, एक इट इज़ अ बेसिकली एक प्रोसेसर। ये आपकी एक छोटी सी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है, और उसके अंदर बहुत सारी पिन्स होती हैं, उसको हम सीपीयू बोलते हैं या प्रोसेसर बोलते हैं। इस तरीके से एक चिप होती है, इसके ऊपर आपने देखा होगा एक फैन भी आपका लगा हुआ होता है। हर कंप्यूटर में जहाँ पर मदरबोर्ड के फैन लगा हुआ है उसके ठीक नीचे प्रोसेसर लगा हुआ होता है, क्योंकि ये जब वर्क करता है, जब इससे प्रोसेस कराया जाता है डाटा को, तो ये हीट होता है और इसको कूलिंग करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर में, किसी में एयर कूलिंग, किसी में लिक्विड कूलिंग, किसी में आपका कॉपर कूलिंग, अलग अलग टाइप्स की कूलिंग दी हुई होती है। जैसा भी आपका ये प्रोसेसर होता है, इससे ज़्यादा लोड वाला प्रोसेसर होगा, हैवी प्रोसेसर होगा तो ज़्यादा अच्छी कूलिंग होगी, नॉर्मल प्रोसेसर होगा तो नॉर्मल कूलिंग, उसके अंदर एयर कूलिंग दिया हुआ होगा। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको बताया था, कंट्रोल यूनिट और आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे कि हम अर्थमेटिक के सिग्नल्स को, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को करने के लिए ALU का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसको इनपुट आउटपुट को लगातार कंट्रोल यूनिट मैनेज करता रहता है। वन ऑफ दैट इन चार्ज ऑफ ऑल ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल यूनिट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी के बीच में और ALU के बीच में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी के बीच में जो आपका कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करेगा वो काम भी कंट्रोल यूनिट का होता है। इट ऑल्सो एड्स इन द लोडिंग ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन रिसाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से डाटा सेकेंडरी मेमोरी में जाना है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाना है, प्रोसेस कराना है, ये सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट का ही रहता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आपका ह्यूमन ब्रेन होता है, हर चीज़ को आप इस माइंड में स्टोर कर लेते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद या एग्ज़ाम टाइम में जब आपसे पूछा जाता है तो आप रिकॉल करके उसको बता देते हैं, तो ये आपका मेमोरी होती है। कुछ चीज़ें आपकी होती हैं जैसे जनरल लाइफ में, वो उसको आप क्या करते हैं, डेली आप उसको